बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी जल्दी से घर के काम निपटा रही थी। सारे बर्तन धो के रख दिए थे। अब से इंसाफ कर रही थी जब मेरे कानों में मेरे शोर की चिंगारती हुई आवाज़ आई थी। इनकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल थक से रह गया था, क्योंकि वे बात में बात मुझसे झगड़ते रहते थे। वो मुझसे कहने लगे कि मेरा नीले रंग का कुर्ता अभी तक मैला पड़ा है, तुमने धोया नहीं। मैंने कल से ही तुम्हें बता दिया था कि मेरा दोस्त जाफर इराक से घूमने यहाँ पर आ रहा है। तुम मेरा वो नीला कुर्ता धोकर इस्त्री कर दो, मैं वही पहनकर इसे लेने जाऊंगा। मैंने शोर की बात जैसे ही सुनी तो फौरन झाड़ू से हाथ निकाले और इसका कुर्ता लेने कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से वो कुर्ता धोकर तार पर लटका दिया और घर के दूसरे काम निपटाने लगी। मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं अपने शोहर से इस बात की इजाज़त कैसे लूं कि मेरी बचपन की दोस्त नीलम की शादी है और मुझे इसकी शादी में ज़रूर शिरकत करनी है। आखिर को उसने भी मेरी शादी में अम्मा के साथ काम काज में बहुत हाथ बटाया था। अब मुझ पर भी फ़र्ज था कि मैं एक छोटा मोटा सा ही सही मगर तोहफा लेकर इसकी शादी में शिरकत ज़रूर करूं। मैं खुद से ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी थी और जो शोहर मुझे जेब खर्च देता था, इसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा कर मैंने कुछ रकम जमा की थी। मैंने सोचा था कि एक छोटा मोटा डिनर सेट ही लेकर इसे गिफ्ट कर दूंगी, मगर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा शोहर मुझे नीलम की शादी में जाने से रोक ही ना दे, क्योंकि नीलम एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। इसका वालिद कबाड़ी का कारोबार करता था। वैसे तो मैं भी किसी अमीर घर से ताल्लुक़ ना रखती थी, मगर जिस ओहदे पर मेरे शोहर फाइज थे वो एक बहुत बड़ा ओहदा था। मुझे मेरे मायके जाने से भी वो अक्सर मना किया करते थे, क्योंकि इनकी गाड़ी बेहद बड़ी थी और मेरे मायके की तंग गलियों में से हरगिज़ ना गुजर पाती थी। वो मुझे कभी भी अकेले मायके जाने की इजाज़त नहीं देते थे, बल्कि खुद ही छोड़ने जाते थे। तो भला वो मुझे नीलम की शादी पर किस तरह जाने देते? नीलम की शादी इसके घर पर ही थी। मैं खामोशी से सारे घर की साफ सफाई कर रही थी ताकि मेरे शोहर को किसी भी शिकायत का मौका ना मिले और वो मुझे नीलम की शादी में जाने के लिए मना कर दे। अगले दिन मैंने शोहर का नीला कुर्ता इस्त्री करके दराज में लटका दिया और मेहंदी उठाकर खुद ही हाथों में लगाने लगी, क्योंकि कल ही नीलम की बारात थी और इसे रुखसत होकर अपने ससुराल जाना था। मैंने दूसरे तो किसी भी फंक्शंस में शिरकत ना की थी, मगर मैं इसकी बारात में लाजमी जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अब भी मुझसे बेहद खफा होगी। यूँ मैंने मेहंदी उठाकर अपने हाथ में लगाना शुरू कर दिया। शाम का वक्त था, अभी तक मेरा शोहर घर नहीं आया था, क्योंकि ये वक्त इनके आने का नहीं होता था। वो रात को 10 बजे ही घर वापस लौटा करते थे। इसलिए मैं सारे काम निपटा कर अब बिल्कुल फारिग होकर मेहंदी लगाने बैठी थी। मेरी सास भी अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। पता नहीं क्यों आज मुझे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। मेरे वजूद में एक बेचैनी छाई हुई थी। जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा तो मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला। मैं समझी थी कि शायद मेरा शोहर घर किसी काम से वापस आया है, मगर सामने एक लंबे चौड़े वजूद का नौजवान खड़ा था, जिसे देखकर मेरा मुँह खुले का खुला रह गया था। सफ़ेद रंगत खुशादा चेहरा, जिस पर हल्की फुल्की दाढ़ी सजी हुई थी। काले सूट में मलबूस वो शख्स मेरे बिल्कुल ही सामने खड़ा था। मेरे हाथों में इस वक्त मेहंदी लगी थी। वो बड़े गौर से मेरी मेहंदी को देखने लगा, फिर उसने गहरी सांस भरी जैसे वो मेहंदी की खुशबू सूंघ रहा हो। इसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट छा गई, जिसे देखकर मैं बहुत हैरत में मुब्तला हो गई। फिर अगले ही लम्हे मैंने खामोशी तोड़ी और उससे कहा कि कौन है आप? वो मुझसे कहने लगा कि मैं जाफर हूँ। ये नाम सुनते ही मैं समझ गई थी कि यही मेरे शोहर का दोस्त है, क्योंकि उसने पहले भी इस नाम का जिक्र मेरे साथ किया था। मेरे लंबे घने बाल मेरी कमर पर बिखरे थे। मेहंदी के बाइस मैं दुपट्टा भी ना ले सकी थी। पीले रंग की फ्राक में मरबूस मेहंदी लगे हाथों से मैंने जाकर मुश्किल से दरवाज़ा खोला था। अब वो मेरे सामने ऐसे खड़ा था, मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी, क्योंकि वो बड़ी दूर से हमारे घर आया था। फिर मैंने इसे अंदर आने का कहा। वो मुस्कुराहट दिए अंदर आया।
फिर उसने पूछा कि हुस्न एहसन कहाँ है। मैंने इसकी किसी भी बात का जवाब ना दिया। मैं इधर उधर अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। वो मेरी बात समझ चुका था। उसने फौरन से मेरा दुपट्टा उठाया, मेरे सर पर पहना दिया। उसकी इस हरकत ने मुझे हिला कर रख दिया था। अगर मेरा शोहर ये मंजर देख देता तो यकीनन मेरा कत्ल कर देता। मेरा नाम अनम है और मैं एक 19 साल की नौजवान लड़की हूँ। मेरा ताल्लुक एक नहायत गरीब घराने से था, जहाँ हम ऊपर तले 4 बहनें थीं। हमारा कोई भी भाई नहीं था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं जिनकी शादी मुझसे पहले ही हो गई थी। अब मेरी बारी थी और मुझसे छोटी एक बहन और भी थी। मेरे अब्बा एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और मुश्किल से हमारे घर की दाल रोटी चला रहे थे। हम सब भी अब जवान हो चुकी थी। खुदा का शुक्र था कि 2 बहनों की शादी रिश्तेदारों में ही हो चुकी थी। लेकिन अब अम्मा अब्बा को मेरी फिक्र लाक की, क्योंकि हमारे खानदान में अब मेरी उम्र का कोई भी रिश्ता ना बचा था और हम इतने ज़्यादा अमीर भी ना थे। किराए के घर में हमारी रिहाइश थी। हमारा अपना घर भी नहीं था। किराए का घर भी अब बेहद पुराना हो गया था। अब्बा के 5 भाई और भी थे। दादा का जो घर था वो बिका, तो इसमें कुछ खास रकम सब भाइयों में तकसीम ना हुई। इस वजह से अब्बा अपना घर ना ले सके। यूँ अब्बा अम्मा शादी के कुछ अरसे में ही किराए के घर में शिफ्ट हो गए। बहुत धक्के खाने के बाद जब अम्मा के यहाँ 2 बेटियां हुई तो अब्बा को भी नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी मगर फिर भी गुजारा हो ही रहा था। वैसे भी कहते हैं ना, जब औलाद पैदा होती है तो अपने हिस्से का रिज़्क वो खुद ही लिखवा कर लाती है। इसीलिए शायद औलाद होने के बाद अब्बा को भी एक जगह नौकरी मिल गई थी। इससे पहले तो अब्बा दिहाड़ी पर मजदूरी करते और फैक्ट्रियों में सामान उठवाते। दिहाड़ी लग जाती तो ठीक, वरना अब्बा अम्मा इस रात भूखे ही सो जाते थे। मगर जब से हमने होश संभाला था तब से मुझे याद पड़ता है कि अब्बा ने कभी भी हमें भूखा नहीं रखा था। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मैं कपड़े धोकर तार पर लगा रही थी। जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला तो हमारे मोहल्ले की रेशमा खाला खड़ी थी और रिश्ते वाली खाला के नाम से भी मशहूर थी। इसको अम्मा ने पहले ही मेरे रिश्ते के बारे में बताया था। वो हमारे घर के हालात से भी वाकिफ़ थी। अम्मा से भी इसकी अच्छी दुआ सुनाम थी, इसलिए इसे जैसे ये रिश्ता मिला तो वो हसन का रिश्ता लेकर मेरे घर आई और ये रिश्ता मेरी सास की तरफ से भेजा गया था। अम्मा ने जैसे ही मेरे शोहर का ओहदा सुना तो फौरन हाँ कर दी। उनसे ना मिली ना इनको देखा, वैसे ही रिश्ते वाले से कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। मेरी तस्वीर तो मेरी सास पहले ही देख चुकी थी। शक्ल सूरत तो मैंने पहले ही किसी शहजादी से कम ना पाई थी। बस किस्मत में ही दौलत की कमी रह गई थी। यूँ शाम को अब्बा जब घर आए तो अम्मा ने इनको रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया कि लड़के का अपना कपड़े का कारोबार है। अब अपनी माँ का इकलौता बेटा है। घर में भी किसी बड़ी फैमिली का झंझट नहीं, बस एक माँ और एक बेटा ही रहते हैं। अब्बा ने तो यूँ कहा कि हम पर तो जैसे किस्मत मेहरबान हो गई है कि इतना अच्छा रिश्ता हमें मिल गया है। मेरी सास ने जानबूझकर गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ा था ताकि वो अपने घर में मुझे मुलाजमा बना के रखें। मेरे शौहर की भी मुझसे कुछ खास ना बनती थी। वो कभी भी मुझसे हंस बोल कर बात ना करते, बल्कि हमेशा जब भी बुलाते किसी काम की गर्ज से मुझे पुकारते थे। मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे मगर एक बार भी मेरा शोहर मुझे कहीं बाहर ना ले गया था, बल्कि मुझे अपने मायके जाने से भी रोके रखता था। मेरी सास भी मुझसे दिन रात गधों घोड़ों की तरह काम करवाती। मेरे जाने के बाद उन्होंने इनकी एक पुरानी मुलाजमा थी जिसका नाम सकीना था, उसको भी मुलाजमत से फारिग कर दिया था। अब तो जैसे मेरी सूरत मेरी सास को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी और इसी काम के लिए तो वो मुझ जैसी गरीब लड़की को ब्याह कर अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई थी, वरना इनके इतने अमीर कबीर बेटे को तो कोई भी रिश्ता मिल जाता। शादी के कुछ अरसे बाद ही मैं इस बात को समझ गई थी कि मेरी सास ने मेरा ही इंतखाब आखिर क्यों किया था। मैंने इतनी ज़्यादा तालीम भी हासिल ना की थी, सिर्फ मैट्रिक ही पास किया था। इतनी महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी पर ही हम जैसे लोग शुक्र अदा करते थे। अम्मा ने तो मुझे पढ़ाई करने से पहले ही मना कर दिया था, मगर अब्बा ने मेरा साथ दिया और मुझे मैट्रिक तक सरकारी स्कूल में तालीम दिलवाई थी।
अब्बा ने लोन लेकर अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे लिए थोड़ा बहुत जहेज खरीदा तो मुझे निकाह करके अपने शोहर के साथ रुखसत कर दिया। शादी की रात जब मैं इस घर में ब्याह कराई थी तो सारे घर को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पर शादी वाला कोई भी माहौल ही नहीं था। जैसे मेरी शादी की किसी को भी खुशी नहीं हुई थी। मेरी सास के कुछ रिश्तेदार ही शादी में शिरकत करने आई थी। जब मैं कमरे में बैठी अपनी शोहर का इंतज़ार कर रही थी, सारी रात ही गुजर गई मगर मेरा शोहर कमरे में ना आया। इसी रात मुझे अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि मैं यहाँ पर क्यों लाई गई हूँ। मेरा शोहर जब भी काम से वापस आता तो आते ही अपनी माँ के कमरे में घुस जाता। वो इनके लिए बस एक चाबी का गुंडा था जो कमा कमा कर सारी दौलत इनके कदमों में आकर रखता। मेरी तो जैसे कोई भी हैसियत नहीं थी। मेरी सास ने भी कभी भी मुझे बहू का दर्जा ना दिया, बल्कि वो भी मुझसे सिर्फ यही बात करती कि ये खाना पका दो, यहाँ की सफाई कर दो, मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर दो। मुझे तो जैसे वो किसी खातर में ना लाती थी। हमें तो ये बताया गया था कि हसन अपनी माँ का इकलौता बेटा है। फिर शादी के कुछ अरसे बाद मुझे पड़ोस से ये मालूम हुआ कि मेरी सास की एक बड़ी बेटी भी है जिससे इन लोगों ने कत्ता ताल्लुकी कर रखी है, क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की फरमाइश की थी। जब इसकी माँ ने इस बात पर हामी भरी तो वो अपने से कम हैसियत वाले लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता करें, तो उसकी माँ ने इससे ताल्लुकात कर लिए। इसे निकाह करके इसके मन चाहे शोर के साथ रुखसत कर दिया और इसे हमेशा के लिए ये बात समझा दी कि अब इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मगर मेरी सास ने कभी भी इस बात का जिक्र मुझसे ना किया था और ना कभी मुझे ज़रूरत हुई थी कि मैं इनके मामलात में कुछ भी बोलूं या इनसे इस बात का जिक्र करूं। बल्कि जिस औरत ने मुझे ये बात बताई थी उसने भी मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं इसका नाम ना लूं, क्योंकि मेरी सास इतनी गुस्से की तेज़ औरत थी कि अगर इनको पता चल जाता तो वो इनके घर जाकर इनकी बेइज्जती करने से भी गुरेज ना करती। मेरी सास को अपनी दौलत का बहुत ज़्यादा घमंड था। आए दिन वो खुद के लिए तरह तरह के लिबास खरीदती, नए जूते, नई नई चीज़ें, मगर मजाल है कि कभी वो मुझे एक जोड़ा भी दिलवाती। मेरे शोहर को तो मेरी कोई फिक्र भी ना थी, ना इनकी कभी मुझ पर नज़र जाती थी। इसलिए इनके लिए मैं तो एक फालतू सी चीज़ थी जो बस इनके काम करवाने के लिए यहाँ पर लाई गई थी। उस दिन भी जब मेरे शोहर का दोस्त घर आया तो मैं खौफ से बुरी तरह से काँप गई, कहीं मेरी सास मुझे इस हुलिये में जाफ़र के सामने ना देख लें, वरना मेरी तो शामत आ जानी थी। जब जाफ़र ने मेरे ऊपर दुपट्टा डाला तो मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। फिर अगले लम्हे उन्होंने हसन का पूछा। मैं इनसे कहने लगी कि हसन तो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, वो तो रात को ही वापस आते हैं। मुझे तो उन्होंने नहीं बताया था कि आप सीधा घर ही आएंगे, वरना मैं आपके आने की पहले से ही तैयारी कर देती। वो कहका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा कि नहीं नहीं, तैयारी करने की कोई बात नहीं है। हसन का घर हो या मेरा घर, एक ही बात है। हसन मेरा इतना अच्छा और गहरा दोस्त है, मेरे लिए किसी भी तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि आप हसन की कौन है। मैंने इसको बताया कि मैं हसन की बीवी हूँ। जब मेरे मुंह से उसने ये सुना तो वो बिल्कुल सख्ते की सी हालत में आ गया। फिर मुझसे कहने लगा कि माशाल्लाह हसन की बीवी तो बेहद खूबसूरत है। एक पल को तो मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ था कि आप शादीशुदा हैं। वैसे ही आपकी मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप यहीं पर बैठे, मैं हाथ धो कर आती हूँ। हसन को भी शायद पता चल गया था कि इसका दोस्त घर आ रहा है। जैसे ही मैं हाथ धोने गई तो पीछे से हसन भी घर आ गए। मैं कमरे में जाकर अपना दुपट्टा सेट करने लगी। वही दुपट्टा जो मुझे अभी हसन के दोस्त ने पहनाया था। मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। इस वक्त से अब मैं शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हसन के दोस्त ने मेरी तारीफों के फूल बांधे थे। मेरे शोहर की दो तो कभी भी मुझ पर नजर ना गई थी और ना ही कभी उसने मेरी तारीफ की थी। हाँ, अलबत्ता मेरे दिल में मेरे शोहर के लिए बेहद मोहब्बत थी। जब पहली बार मैंने इनको दुल्हे के रूप में देखा था तब इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैं इनकी बेहद इज्जत करती थी। वो भले ही मुझे घास ना डालते, मगर मैं सच्चे दिल से इनको अपना शोहर मानती थी और इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना खुद पर फर्ज समझती थी। आज पहली बार किसी मर्द ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करके मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। इससे पहले तो मैं खुद को कोई फालतू चीज़ ही समझा करती थी।
तभी मुझे हसन की आवाज़ आई कि जल्दी से चाय का बंदोबस्त करो। मैं वहाँ से गुजर कर बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी, जहाँ पर वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। हसन की मेरी तरफ पीठ थी, मगर जाफर मुसलसल मुझे ही देखे जा रहा था। मेरा रास्ता इतना तवील ना था, मगर मुझे अपने कदम इतने भारी महसूस हो रहे थे कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं जाफर की नज़रें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। मैंने चाय बनाकर इन दोनों के आगे पेश की। मेरा दिन जाफर के सामने बहुत उलझन का शिकार होने लगा था, क्योंकि मेरी नज़रें जब भी जाफर पर पड़ी थी तो वो पहले से ही मुझे देख रहा होता। जो इसका और अपनी नज़रों का मिलना मुझे बहुत अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर देता। अब मेरी सास भी बैठकर इन दोनों के साथ बातें करने लगी थी। मुझे कल शादी में जाना था, जिस वजह से मैं बेहद परेशान थी। फिर रात को जब मुझे अपने शोहर ने इस बात का पता चला कि जाफर इस कुछ दिन तक यहीं रुकने वाला है, तो मैं बहुत परेशान होगी। मैंने फ़ौरन से अपने शोहर से कहा कि मैं वो रिश्तेदारों की तरफ क्यों नहीं चला जाता। मेरे शोहर ने बड़ी गुस्से वाली नज़रों से मुझे देखा, फिर कहने लगा कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? जाकर कहा, इस शहर में हमारे अलावा कोई भी न जानने वाला नहीं है और इससे मेरी बरसों की जान पहचान है। भला मैं किस तरह इसे किसी होटल के आसरे पर छोड़ सकता हूँ? इतना बड़ा घर है, कुछ दिन तो वो यहीं रह लेगा। जाफर के पास बेतहाशा दौलत थी, उसने कई बार मेरे शोहर के साथ भी काम किया था, जिस वजह से इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। अब वो शायद वो किसी काम के सिलसिले में इस शहर आया था, वरना इसकी रिहाइश इराक में थी। रात को मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बहुत अच्छे खाने का बंदोबस्त करो, हमारा खास मेहमान आया है। मैं जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई, अपने बाल समेट कर ऊपर किए और जल्दी से बहुत सारे खाने तैयार करने लगी। खाना बनाने की मैं पहले से ही बहुत माहिर थी। अम्मा ने मुझे शादी से पहले सारे खाने बनाना सिखा दिए थे। मैंने 5-6 तरह के अच्छे लजीज खाने बनाए, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई थी। साथ ही साथ मुझे ये परेशानी भी लाक थी कि मैं नीलम की शादी में अगर ना जा सकी तो इसे क्या जवाब दूंगी। परेशानी मेरे चेहरे पर अजा थी। सबने मिलकर खाना खाया। जाफर ने मेरे बने हुए लजीज खानों की बेहद तारीफ की और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब मैं उदास बैठी कल बारात में पहनने के लिए कपड़े देख रही थी। मेरे पास कोई भी ढंग का जोड़ा नहीं था। फिर मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे कल नीलम के निकाह में ज़रूर जाना है। वो मुझसे गुस्सा करने लगे कि मेरा इतना पुराना दोस्त घर पर मेहमान बनकर आया है और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की शादियों से फुर्सत ही नहीं। मैं अपने शोहर की बहुत मिन्नतें करने लगी कि मुझे इस शादी में जाने दें, इस शादी में जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। मेरे बचपन की दोस्त है नीलम, अगर इसकी शादी में ना गई तो वो बेहद बुरा मान जाएगी। मगर मेरा शोहर मेरी कोई भी बात मानने पर रजामंद नहीं था। अचानक ही दरवाज़ा नाक हुआ। जाफर को सामने देखकर मेरा शोहर खिलखिला के हंस पड़ा। फिर वो अंदर आकर मुझे एक तोहफा देने लगा। मेरे शोहर के चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ा था, मगर फिर जाफर ने इनके हाथ में भी एक तोहफा रख दिया। मेरे शोहर ने जैसे ही अपना तोहफा खोला तो इसमें एक नहायत ही कीमती घड़ी थी, जबकि वो जो तोहफा वो मेरे लिए लाया था, इसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। फिर वो कहने लगा कि भाभी मैं माजरत खाऊं, आपकी शादी में शिरकत नहीं कर सका, इसे शादी का तोहफा समझकर कबूल करें। मैं बहुत हिचकिचा रही थी। तभी हसन ने मुझसे कहा कि तोहफा तो ले लो। मैंने वो तोहफा इसके हाथ से ले लिया। फिर जैसे ही मैंने वो तोहफा खोल कर देखा तो मेरे होश फना होने लगे। इसमें वाइट रंग की एक बहुत बड़ी मैक्सी थी, जिसमें बेहद हीरे लगे हुए थे। मैं कभी ख्वाब में भी इतने कीमती जोड़े के बारे में नहीं सोच सकती थी जो जाफर मेरे लिए लेकर आया था। वो कहने लगे कि उम्मीद है आपको तोहफा पसंद आया होगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कितनी खुश थी। अगर ये जोड़ा पहनकर मैं नीलम की शादी में जाती तो यकीनन किसी शहजादी से कम ना लगती। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मैं अपने मेहंदी वाले हाथों से इस जोड़े को देख रही थी। जाफर बड़ी हसरत से मुझे घूरे जा रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं तो जैसे शर्मा कर रह गई। तभी जाफर हसन से बोला कि अभी भाभी तुमसे किसी शादी में जाने का जिक्र कर रही थी। अच्छा है, कल ये जोड़ा पहनकर वो शादी में चली जाए। हसन इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, क्योंकि वो इसको मना नहीं कर सकता था। आखिर को मेरे शोहर का गहरा दोस्त बन चुका था। फिर इसके सामने ही हसन ने मुझे इजाज़त दे दी कि तुम कल
कल शादी में यही जोड़ा पहनकर चले जाना हसन जाफ़र के सामने ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे रहे थे कि वो मेरी इज्जत नहीं करते, बल्कि इसके सामने वो मुझे बहुत इज्जत दे रहा था। जो मैं कमरे से बाहर निकल गई और वो दोनों बातें करने लगे। हसन ने मुझसे कहा कि जाओ जाफ़र के लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो हसन जाफ़र से कहने लगा कि मैं किसी दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया था कि मेरा शोहर सिर्फ मेरे सामने ही शरीफ बनता है, असल में इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है जिसके बारे में वो जाफ़र को बता रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना दुख किससे बयान करूं। मीनम के निकाह में जाने की जितनी भी खुशी थी वो सारी अब ख़त्म हो चुकी थी। जो तो मेरा शोहर पहले भी मेरे कुछ खास करीब नहीं था, मगर एक भरम था कि वो सिर्फ मेरा है। वो भरम आज टूट चुका था जब वो जाफ़र से अपने इश्क की दास्तान बयान कर रहा था कि वो एक लंबे अरसे से अपनी सेक्रेटरी के इश्क में मुब्तला है। मैं चाय भी बना रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। मेरी आंखें अब सूजने लगी थी। मैंने इनके सामने चाय रखी और बेदिली के साथ वहाँ से निकल आई। मैं बस सोफे पर ही सो गई। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने शोहर के साथ एक ही कमरे में सोऊं, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, पता ही ना चला। रात को देर से जब मेरी आँख खुली तो कोई मेरे ऊपर गर्म चादर डाल रहा था। अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे हसन उठकर मेरी खबर लेने आया हो और मुझ पर चादर उड़ाने लगा हो। फिर जैसे ही वो चादर मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया जो बिल्कुल मेरे चेहरे के करीब था। इसके वजूद से उठती हुई खुशबू एक अजीब सुरूर दे रही थी। एक पल को मुझे हसन के लिए बेहद प्यार आया था कि इसको शायद मेरी फ़िक्र हो ही होगी, क्योंकि आज तक मैं इस तरह से खफा होकर इनसे दूर ना हुई थी। मगर आज जब मेरा दिल टूटा तो मैं बाहर ही आकर लेट गई थी। वैसे भी वो मुझे कुछ ख़ास मोहब्बत से ना नवाजते थे। फिर इस हाथ को जब मैंने अपने दोनों हाथों में भर लिया तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। एक हाथ से जब मैंने इसके चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हसन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, जबकि मेरे हाथों में वो दाढ़ी वाज़ेह तौर पर महसूस हुई थी। मैंने फ़ौरन से ही उसका हाथ छोड़ा और फ़ौरन उठकर बैठ गई। फिर मैं कहने लगी कि कौन है, यहाँ कौन है। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। मैं इधर उधर देखने लगी जहाँ पर किसी की भी मौजूदगी नहीं थी, मगर इस खुशबू को मैं अब भी वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही थी जो मुझे इस वक्त महसूस हुई थी। फिर मैं अपने हाथों को बड़े गौर से देखने लगी कि ये मेरा ख्वाब था या फिर हकीकत थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद नींद के ख्याल में मेरा वहम हो, मगर ये कैसे मुमकिन था। मैंने अभी अभी इस इंसान के चेहरे पर हाथ फेरा था, फिर एक ही लम्हे के अंदर इसका यूं गायब होना मुझे बहुत खौफ दिला रहा था। मैं इन सारे ख्यालात को झटका और अपने कमरे में आकर अपने शोहर के बेड के एक साइड पर दबक कर लेट गई। इसको तो मेरे आने का इल्म ही ना हुआ था, क्योंकि इसे मेरे आने का इंतज़ार ही नहीं था। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मैं यहाँ पर सोऊं या नीचे ज़मीन पर। फिर कितनी ही देर तक मेरी आंखों के आगे वही मंजर लहराने लगा जो भी हल्के हल्के अंधेरे में मैं देख कर आई थी। मैं सोचने लगी कि इस घर में तो हसन के अलावा सिर्फ जाफ़र ही मौजूद है, कहीं ये जाफ़र तो नहीं। और फिर इसका मुझे इस तरह से घूरना और तोहफा देना। फिर मैं सोचने लगी कि नहीं, जाफ़र ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। वो भला क्यों एक शादीशुदा लड़की के साथ ऐसा करेगा। इसके पास कौन सा लड़कियों की कमी होगी, वो तो किसी भी लड़की से दोस्ती कर सकता है। फिर मुझ जैसे एक आम सी लड़की पर इसकी नज़र किस तरह से हो सकती है। मैं दिल ही दिल में अपने आप सवाल करती और इन्हीं के जवाब भी देती जा रही थी। न जाने कौन से पहर मेरी आंख लगी। जब सुबह हसन के बोलने पर मेरी आंख खुली, उसने कहा कि महारानियों की तरह सोती रहोगी या उठकर हमें नाश्ता भी करवाओगी। मैं फ़ौरन उठी। बाल समेटते हुए मैं किचन की तरफ बढ़ गई। मैं नाश्ता तैयार करके अभी टेबल पर रख रही थी जब मेरी सास गुस्से से मुझे घूरने लगी। फिर मुझसे कहने लगी कि यह मेहंदी क्यों लगाई है तुमने अपने हाथों में। मेरी सास को मेरा बनना संवरना हरगिज़ भी पसंद नहीं था। अगर कभी मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार हो भी लेती तो मेरी सास बहुत गुस्सा होने लगती।
انہیں یہ خوف تھا کہیں میں اپنے شوہر کے دن میں گھر ہی نہ کر لوں۔ وہ ہمیشہ میرے شوہر کو مجھ سے دور ہی رکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی میرے شوہر کی مجھ پر نظر ہی نہ جاتی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر مجھ پر نظر نہ ڈالتے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بہت ڈر کے رہتے تھے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ آج میری بچپن کی سہیلی نیلم کا نکاح ہے، مجھے اس کی طرف جانا ہے۔ پھر میری ساس کہنے لگی تو پھر اس گھر میں کام کون کرے گا؟ میں ان سے کہنے لگی کہ میں کچھ ہی دیر تک واپس آ جاؤں گی، میرا وہاں جانا بے حد ضروری ہے۔ میں اتنے عرصے سے اپنی ماں کے گھر بھی نہیں گئی۔ ان سے بھی ملاقات وہیں پر ہو۔ حسن اور جعفر بھی آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھ کے تھے، تبھی جعفر کہنے لگا کہ بھابی آپ کو تو آج شادی پر جانا تھا۔ میری ساس اور شوہر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حسن نے کہا کہ ہاں میں تو آفس جا رہا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ پھر جعفر کہنے لگا کہ ارے میں ہوں نا، میں چھوڑ دوں گا بھابی کو، تم فکر مت کرو، ویسے بھی آج میں نے ریسٹ لیا ہے، گھر پر رکنے کا ارادہ تھا، شام کو جب تم واپس آؤ گے تو باہر گھومنے چلیں گے۔ حسن ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک میں نے گھر کے سارے کام نمٹا دیے تھے۔ میں وہ سفید میکسی پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ حسن کب کا دفتر جا چکا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میری ساس بھی کہیں جا چکی تھی۔ انہوں نے جانے کے لیے مجھے حامی نہیں تو نہیں بھری تھی، بلکہ برا سا منہ بنایا ہوا تھا، مگر جعفر نے اس بات کو تبدیل کر کے اس کو ہاں میں بدلوا دیا تھا۔ پھر میں تیار ہو کر خود کو پرفیوم لگانے لگی۔ اس خوشبو کی مہک سے مجھے رات والا منظر یاد آنے لگا، کس طرح سے کوئی میرے اوپر چادر ڈال رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکا، اپنے لمبے گھنے بال سنوارتی میں باہر نکل آئی، جہاں جعفر بلیک سوٹ بوٹ پہنے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں سفید میکسی میں کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے کی جانب بڑھایا اور چلنے کا کہا۔ میں بڑی مشکل سے اس جوڑے کو سنبھالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کے جا کر گاڑی کا شیشہ سیدھا کیا اور گاڑی چلانے لگا۔ میں سارا راستہ نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر جب میری دوست کا گھر قریب آیا تو میں نے اس کو کہا کہ گاڑی یہیں پر روک دیں۔ میں نیلم کے لیے کوئی بھی تحفہ نہ خرید سکی تھی، اس لیے میں کچھ پیسے اپنے پرس میں بھر کر یہاں لے کر آئی تھی، تاکہ اس کو یہ بول کر یہ پیسے دے دوں گی کہ وہ ان پیسوں سے خود ہی کوئی چیز خرید لے۔ پھر میں شادی میں چلی آئی جہاں پر اماں بھی موجود تھی۔ میں نے وہ پیسے نکال کر نیلم کی ماں کو دے دیے کہ ان کو کام آ جائیں گے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کریں۔ وہ سب لوگ مجھے شادی میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد میں نیلم کے گھر آئی تھی۔ نیلم بھی سارے گلے شکوے بھول کر مجھ سے بے حد خوش تھی۔ تھوڑی دیر تک نکاح ہو گیا۔ ہم سب لوگ نیلم کو رخصت کر کے اب گھر جانے کی تیاری میں تھے۔ تبھی میں نے اماں کے ہاتھ پر بھی کچھ رقم رکھ دی تاکہ ان کو چھوٹی کے لیے جہیز بنانے میں آسانی ہو۔ اماں مجھے منع کرنے لگی کہ اس سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے گھر میں خوش رہو۔ میں نے کہا نہیں اماں، میں نے یہ پیسے آپ ہی کے لیے جمع کیے تھے، مگر میں حیران تھی کہ یہ پیسے ان پیسوں سے بھی بہت زیادہ تھے جو میں یہاں لے کر آئی تھی۔ یہ اتنی زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ صرف نیلم کے جہیز کے لیے ہی تھے۔ جب میں نے نیلم کی ماں کو پیسے دیے تب بھی میرے پاس بہت سارے پیسے بچ گئے۔ میں نے اماں کو پیسے دیے اور ان سے کہا کہ ابا سے کہیں کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 4 گھنٹوں بعد ہم لوگ باہر نکلے تو ابھی تک جا کر وہیں پر موجود تھا جعفر۔ میں پھٹی پڑی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ گھر چلیں۔ میں اس سے کہنے لگی آپ ابھی تک میرا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے بات کو بدلا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں بس ابھی یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر یقین کیا اور گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گھر آ کر میں نے فوراً کپڑے تبدیل کیے اور گھر کے کاموں میں مدن ہو گئی۔ اب میری ساس بھی گھر میں موجود تھی۔ میں نے چائے بنائی اور شکریہ کے طور پر جعفر کو دینے اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس جعفر سجدے میں گرا ہوا تھا۔ میں کافی دیر تک دیکھتی رہی مگر وہ سجدے سے نہ اٹھا تھا۔ وہ لمبے لمبے سجدے کر کے نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ جعفر ایک نیک انسان ہے۔ میں نے چائے اس کے ٹیبل پر رکھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ بھی درست کر لیا۔ کچن میں آ کر میں کچن کے برتن سمیٹنے لگی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی میرے ذہن میں پھر سے وہ خیال آنے لگا کہ کہیں حسن نے دوسری شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا۔ وہ پہلے جعفر سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ کسی دوسری لڑکی سے عشق کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے شادی بھی کر لے گا۔
मैं इस मामले में जाफ़र से भी बहुत बात नहीं कर सकती थी। वो 4 दिन का मेहमान था। अगर मैं इसमें ये बात करती तो वो मेरे बारे में क्या सोचता कि मैं अपने शोहर की बुराई कर रही हूँ। इसलिए मैं जाफ़र से ये बातें करना मुनासिब ना लगी। प्याज काटते करते मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। मैंने जल्दी से गोश्त का सालन बनाया और रात का खाना बनाकर रख दिया। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे जब हसन घर आया। सब ने मिलकर खाना खाया, मगर मेरा बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं अपने कमरे में ही रही। जब सब लोग खाना खाकर वापस चले गए तो मैं बर्तन समेटने लगी। अभी मैं टेबल से बर्तन उठा ही रही थी जब सामने से जाकर आता हुआ दिखाई दिया। मैं इसे देखकर बुरी तरह से चटक कर रह गई। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगा कि चाय के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे हैं। इसका ये कहना था कि मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं मेरी सास या मेरे शौहर ने मुझे जाफ़र के साथ बातें करते हुए देख लिया तो इसमें जाफ़र का तो कुछ नहीं जाएगा बल्कि मेरी शामत आ जाएगी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे मसले का एक हल है मेरे पास। मैं घूर कर इसे देखने लगी कि क्या वो मेरे दिल का हाल जानता है कि मैं किस बात के लिए अफसरदा हूँ। फिर वो कहने लगा, अगर जानना चाहती हो तो रात को 11 बजे मेरे कमरे में आ जाना। इसकी इस बात ने मुझे बहुत परेशानी में मुब्तला कर दिया था, मगर मुझे अपने मसले का हल भी निकालना था। मैं सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। हसन आज बहुत थके हारे घर आए थे। वो खाना खाकर ही सोने के लिए चले गए थे। ना जाने आज क्या वजह थी कि सभी लोग जल्दी सो गए थे। मेरी सास भी देर तक टीवी देखती थी, मगर आज वो भी मामूल से हटकर सवेरे ही सो गई थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद आज सब लोग ही थके हुए हैं, इस वजह से सो गए हैं। जैसे ही रात के 11 बजे मैंने दुपट्टा ओढ़ा, आहिस्ता से कदम उठाती मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरे दिल में खौफ भी भरा हुआ था कि किसी ने भी मुझे जाफ़र के कमरे में जाता हुआ देख लिया तो मुझे घर से निकालने में 2 मिनट ना लगाएंगे। मगर मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा थी जिस वजह से मैं जाफ़र के कमरे में आ गई। वो फिर से जानमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। मैं इसके कमरे में आकर एक सोफे पर बैठ गई। फिर मैं इससे कहने लगी कि आप मेरा मसला किस तरह से हल करेंगे। वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा कि तुम्हारे मसले का एक ही हल है, तुम नमाज और कुरान पढ़ा करो और अपने दिल का हाल अल्लाह ताला से बयान करो। तुम्हारे सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसकी इस बात में मुझे चौंका कर रख दिया था। ये बात वो गैर होकर मुझे समझा रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया कि मुझे अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और इसी से अपना हाल दिन बयान करना चाहिए। मैं नज़र झुका कर वहाँ से निकल आई। आते ही मैंने वज़ू किया, जानमाज बिछाकर मैंने नमाज़ पढ़ी और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे ताकि वो किसी भी दूसरी औरत की तरफ ना देखे। इस रात मैं सुकून की नींद सो गई। मेरा दिल मुतमईन था कि मैंने अपना हाल ही दिल अपने खुदा के सामने पेश कर दिया है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है और दुआ को सुनने वाला है। जाफ़र ने भी मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी कि तुम एक मासूम दिल की लड़की हो। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, हमेशा अपने घर वालों की दिल से खिदमत की थी। मुझे तो इस घर में कोई पूछता तक नहीं था। एक जाफ़र ही था जिसे मेरा उदास चेहरा देखकर मेरी फिक्र होने लगती थी। फिर अगली सुबह जब मेरा शोहर दफ्तर गया तो मैं घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई। दोपहर का वक्त हो रहा था। खाना मैंने पहले ही बना कर रख दिया था ताकि मेरी सास को कोई भी शिकायत ना हो। फिर मैं कमरे में आकर कमरा लॉक करके बेड पर लेट गई। एक अजीब सी गुनूदगी मुझ पर तारी थी। मुझे अचानक से ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे चेहरे से मेरे बाल हटा रहा हो और मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेर रहा हो। मैं फ़ौरन से घबरा कर उठकर बैठ गई। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, मगर एक अजीब सी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी जो अक्सर मुझे जाफ़र के वजूद से आती थी। मैं हैरान रह गई क्योंकि कमरा तो मैंने खुद ही लॉक किया था। फिर मैंने कमरे की तरफ देखा जिस पर अभी भी कुंडी लगी हुई थी। फिर मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरा वहम है या फिर हकीकत। मैं जल्दी से उठी और ये देखने के लिए बाहर आई कि कहीं कोई मेरे कमरे में तो नहीं आया था, मगर सारा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरी सास भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि जाफ़र में कमरे में जाकर मालूम करती हूँ। फिर ये सोच कर रुक गई कि अगर खामखा इसके कमरे में झांका तो वो ना जाने क्या समझेगा। मैं हैरान थी कि मैं जब भी किसी काम से या फिर ऐसे ही जाफ़र के कमरे में जाती हूँ तो वो इबादत में मशगूल होता है
اس کی عبادت کی وجہ سے میں اس کے کردار پر شک بھی نہ کر سکتی تھی، مگر اس کی موجودگی بھی ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی۔ میں 2 کشتیوں کی سوار بن کر رہ گئی تھی۔ پھر میں شام کے وقت باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب جعفر باورچی خانے میں آیا، میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں کھلے منہ کے ساتھ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ وہ کہنے لگا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس دن جب میں اس گھر میں داخل ہوا، تمہارے مہندی والے ہاتھ دیکھ کر ان کی خوشبو سونگتے ہی میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ میں اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے آہستہ بولو، اگر میری ساس یا پھر میرے جس شوہر نے یہ بات سن لی تو میرے لیے قیامت آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، عزت اگر ایک بار چلی جائے تو لاکھ دفعہ صفائیاں پیش کر لو، دامن داغداری رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں، دولت کے ساتھ ساتھ میرے پاس کچھ اور بھی پاور موجود ہے، تم اس بات کی فکر ہرگز نہ کرو، تم چاہو تو یہ سارے تمہارے غلام بھی بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ایسا کون سا پاور تمہارے پاس موجود ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہو۔ میں اس سے کہنے لگی کہ آخر تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے تو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں جہاں تم سے تمہاری محبت کی بات کرنے آیا ہوں، تم کسی اور کی محبت کی بات کر کے میرا دل کیوں دکھا رہی ہو؟ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تمہیں آزمانا ہے کہ کیا تم واقعی اتنی طاقت رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، میں کوئی عام نہیں بلکہ ایک طاقتور جنزاد ہوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ یہ مذاق بھی بہت اچھا ہے، آپ بھلا جنزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میری ساس کا دل میرے لیے نرم کر دو، میں مان جاؤں گی کہ تم واقعی انسان نہیں بلکہ ایک طاقتور جنات ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ شام کو جب میں کھانا بنا رہی تھی تو میری ساس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تم جا کر آرام کرو، یہ برتن میں سمیٹ لوں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میری ساس نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر حسن ان سے کہنے لگا کہ ماں جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حسن سے لڑنے لگی کہ تم میری بہو کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، اسے بھی آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھو بیچاری کیسے سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ آج تک میری ساس نے میری حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، آج یہ کایا کیسے بڑھتی تھی۔ میں نے فوراً جعفر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اماں جی کا رویہ دیکھتے ہوئے حسن بھی عجیب سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر وہ عجیب طریقے سے میری طرف دیکھنے لگا، اسے یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہو رہی تھی کہ اس کی اماں آج میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیسے کر رہی تھی۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً جعفر کے پاس کوئی طاقتیں موجود تھیں جس وجہ سے اس نے میری ساس کا ذہن تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سارا ماحول مجھے ایک طرف سے تو بہت سکون دے رہا تھا، مگر ایک پل کے لیے میں ایک عجیب سے خوف میں مبتلا تھی کہ جعفر ایک جنزاد ہے۔ جعفر کو یہاں آئے ہوئے بہت دن بیت چکے تھے، وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگا تھا، آئے دن میرے لیے نئے نئے کپڑے اور چیزیں لاتا، جو مجھے تحفے میں دیتا۔ میں اس سے یہ تحفے طائف لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اتنے پیار سے دیتا کہ میں منع بھی نہ کر پاتی تھی۔ میرے شوہر کی مجھ پر کوئی بھی توجہ نہیں تھی، اس وجہ سے شاید مجھے یہ احساس بہت خوشی دیتا تھا کہ کوئی ہے جو میرا خیال رکھ رہا ہے، جس سے میرے سسرال والے بھی دبکے رہتے ہیں۔ میں اکثر ان پیسوں اور چیزوں کو اپنے مائکے بھیج دیتی۔ میرے مائکے کے حالات بے حد اچھے ہونے لگے تھے، اس بات سے میرا دل بہت سکون میں تھا۔ اماں نے سارا جہیز بھی بنا دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن کا ان کی پریشانی اول بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر مجھے جعفر کے ساتھ یہ رشتہ چلاتے ہوئے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ جعفر نے آج تک مجھے چھوا بھی نہیں تھا، مگر وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں حسن کو یہ بات دکھائی نہ دیتی تھی کہ غیر مرد ان کی بیوی کا اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام کاج اور کاروبار میں اس قدر مگن تھے کہ گھر پر ان کا دھیان ہی نہ جاتا تھا۔ جعفر میرے پاس آ کر بیٹھتا اور گھنٹوں اپنی باتیں کرتا رہتا۔ میری ساس تو اس بات کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر جاتی، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔
ये सब कुछ जाफ़र ही की ताकतों का असर था कि उसने मेरी सास को इस कदर पागल बना दिया था कि मुझको कुछ देखते हुए भी ना देख पाती थी। कुछ दिन से जाफ़र बहुत मायूस रहने लगा था। जब मैंने इससे इसकी मायूसी की वजह पूछी, क्योंकि मुझसे इसकी मायूसी देखी ना जा रही थी, तो इसने कहा था कि मुझे अपने कबीले बुलवाया गया है, मैं वापस इराक जाने वाला हूँ, मगर मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम्हारे चेहरे की ये खुशी बेहद सुकून देती है। फिर मैंने इससे कहा कि अगर तुम वाकई में जा रहे हो तो मुझ पर एक एहसान कर दो कि मेरे शोहर का दिल मेरे लिए नरम कर दो। ये जो तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हारे बाद मेरा शोहर मेरा ख्याल रखने लगेगा। उसने कहा, ये तो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वरना ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। उसने कहा, मेरे बाद ऐसा ही होगा, तुम बेफिक्र रहो। कुछ दिनों बाद जाफ़र अपना सामान पैक करके यहाँ से जा चुका था और उसके कहे के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब हसन मेरा ख्याल रखने लगे थे। मेरी सास ने भी मुझे दिल से कबूल कर लिया था। मैं ज़िंदगी भर जाफ़र की शुक्रगुजार बनकर गुजारने लगी। हाँ तो प्यारे व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक लाजमी से पहुंचेगा। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको लाजमी से पहुंच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।